हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सब लोगों को दिवाली की। और आज के हम इस सेशन में एडवांस अकाउंटिंग के जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आप सब लोग के पास में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर होंगे, अगर नहीं है तो आप वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई 2018 का एडवांस अकाउंट्स न्यू सिलेबस, एडवांस अकाउंट्स न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। सो मई 2018 एडवांस अकाउंट्स न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर। तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास में 4 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है, चारों सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखो सर, पहला क्वेश्चन जो होता है हमारा वो होता है कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। दैट मीन्स वो हमें करना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट हमको वो करना ही पड़ेगा। बाकी में हम एक क्वेश्चन को अल्टरनेट लेके चलेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो, आप उससे क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव में छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आपको पूरी करके जानी है ताकि आपको वहां पे ऑल्टरनेटिव लेने का मौका मिले। ठीक है। तो देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट जनरली पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 4 अटेम्प्ट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम योर मटेरियल, स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी, जहां पे भी जो भी कंटेंट आपको मिला है न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग, वहीं से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो एडवाइस एक बार यही रहेगी, जनरली प्राइमरी आपको जो टास्क करना चाहिए वो अपना स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन अगर आप कर सकें तो जरूर करें। इसलिए प्रैक्टिस मैनुअल जो है, प्रैक्टिस मैनुअल जो इंस्टीट्यूट ने आपको इशू कर रखा है, उसके क्वेश्चंस अगर आप लोग लगा लेते हैं तो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं यूट्यूब सेशन के माध्यम से। तो क्वेश्चन पेपर का आपका सारा क्वेश्चन जो है एक बार गो थ्रू हो जाएगा, तो आपके एग्जामिनेशन में इन सब चीजों से आपको काफी मदद मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखो, हमारे पास में ये पहला क्वेश्चन है, मई 2018 का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने पिकअप किया है आज। और देखिए यहाँ पे ये AS7 से क्वेश्चन पूछा गया है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क नॉट सर्टिफाइड, फर्दर कॉस्ट का एस्टिमेशन, प्रोग्रेस पेमेंट हमें कितना मिल गया और कितना हमको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका AS7 से है। डेफिनेटली आपको AS7 जो है वो बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बहुत ही इजी रेवेन्यू रिकग्निशन बेस्ड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेस्ड स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ये कह रहा है कि AS7 का प्रोविजन अप्लाई करते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि एक तो आपको करंट ईयर में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट WIP कितना है, तीसरा आपका रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और चौथा क्वेश्चन आपसे कि आपका अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर कितना कितना है। ठीक है। चलिए सर देख लेते हैं एक बार इसके आंसर्स को हम लोग यहाँ पे। देखो सर, हमारे पास में सबसे पहले तो ये है कि हमारा खर्चा जो है वो कितना लग गया, उसकी कैलकुलेशन अगर अपन करें तो वर्क सर्टिफाइड हो या वो अनसर्टिफाइड हो, ये हमारा लग तो चुका है। तो टोटल हमारा 7,500 का जो खर्चा है वो लग गया है। टोटल हमारा 7,500 रुपए का जो खर्चा है वो तो हमारा लग चुका है। ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट में हमारा टोटल कॉस्ट 7,500 लग चुका है, लेकिन कॉस्ट इन्वॉल्व कितना है, तो 7,500 तो हमारा लग ही गया, प्लस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है वो आपको बता दिया गया है। फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है वो आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि आपका ये रहा फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। तो फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को जोड़ने के बाद में आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको मिल जाएगा, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलने के बाद में क्या होगा, आपका जो टोटल रेवेन्यू है, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा आपको मिलने वाला है वो आपको उससे कंपेयर करके देखना है कि देखो सर, हमारा 12,000 रुपए का रेवेन्यू बनता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है ना। टोटल 12,000 रुपीज हमको मिलेंगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे खर्चे हैं वो 16,250 आ जाएंगे। अब ये तो ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना दोस्तों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कह देते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कह देते हैं, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में हमको फायदा नहीं बल्कि ओवरऑल नुकसान होगा, है ना। दागी कहते हैं इनको हिंदी के अंदर, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल लैंग्वेज में ये समझ के चलें जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ग्रेटर देन योर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या रेवेन्यू, है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके जो भी एडिशनल लॉसेस होते हैं, उन एडिशनल लॉसेस का प्रोविजन बनाने के लिए आपको AS7 कहता है। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का कहना क्या है सुनिएगा जरा। AS7 यहाँ पे कहता है कि आपको ये जितना भी फोरसीएबल लॉस लग रहा है, टोटल
जो लॉस आपको लग रहा है उसका आपको क्या करना है, बुकिंग कर लेना है। तो अगर टोटल लॉस की बात करी जाए तो टोटल लॉस तो सर 4250 रुपीज है। टोटल लॉस तो हमारा 4250, ये पूरा का पूरा आपको करंट ईयर के पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है जरा सुनिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4250 को पीएनएल में कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, सबसे पहले तो आप अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है उसे कैलकुलेट करें। किसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सर, हमने आज तक जितना काम कर लिया दैट इज 7500, है ना, दिस इज माय टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंड मेरा जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो आपका लगेगा पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दैट इज 16,250 रुपीज। तो अगर इसके बेसिस पे देखा जाए तो हमारा जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो आ रहा है 46.15%। मतलब हमने इतना काम, लगभग आधा काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमारी रेवेन्यू भी है अप्रोक्सीमेटली इतने ही परसेंटेज के हिसाब से रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए प्रॉफिट लॉस में। तो देखिए ये कहता है कि आपका टोटल 12,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका 46.15% का काम जो है वो पूरा हो गया। दैट मीन्स कि 5,538 लाख रुपीज, इतना पैसा हमें रेवेन्यू बोल के अपने अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो पता है हमारा इस साल का जो पीएनएल बनेगा उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए वो कितनी होगी पता है, वो होगी आपकी 5538। और हमारी कॉस्ट कितनी लग गई, हमारी कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है 7,500 रुपए की। तो सर ऑलरेडी लॉस में है हम तो, हाँ ऑलरेडी लॉस में है। कितने लॉस में है ऑलरेडी, 5538 माइनस 7500, तो हम ऑलरेडी सर 1962 के लॉस में है। ऑलरेडी हम लोग 1962 के लॉस में हैं सर। तो पता है ये स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है, आपको अब एडिशनल लॉस का भी प्रोविजन बना लेना है। आपको अब एडिशनल लॉस का भी प्रोविजन जो है वो बना लेना है। अब ये एडिशनल लॉस का मतलब क्या होता है, फोरसीएबल लॉस आपके टोटल कितने हैं, आपको लॉस दिख कितने रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट में लॉस दिख रहे हैं आपको 4,250 के, ठीक है ना। तो 4250 में से आपका ऑलरेडी 1962 का लॉस तो करंट ईयर में रिकॉग्नाइज हो ही गया है ना। तो आपको और कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, आपको अब एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना चाहिए 2288 रुपीस का। ये प्रोविजन वो है जो हमें हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हुए एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। रीजन इसका ये है कि आपके पीएनएल में, करंट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल में सिर्फ और सिर्फ लॉस आ रहा है 1962। कितना आ रहा है लॉस, 1962, जबकि टोटल लॉस आना कितना चाहिए 4250। तो इसका मतलब आपको 2288 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है पता है आपको, ये प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, दैट मीन्स ये आपका एडिशनल प्रोविजन रहेगा, है ना। तो टू प्रोविजन फॉर फोरसीएबल लॉसेस, टू प्रोविजन फॉर फोरसीएबल लॉसेस, है ना। तो ये आपका बन जाएगा 2288 से, और इसकी एंट्री जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में कर देंगे हम लोग, प्रोविजन फॉर फोरसीएबल लॉसेस। कितने का लॉस हो गया ये 2288 का। तो ऐसे करके आपका जो लॉस है 1962 नहीं, अब आपका लॉस कितना हो जाएगा 4250। क्या आपको समझ में आया। हालांकि ये चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को बदल के पूछा जाता है कि हाउ मच इज द टोटल लॉस शुड बी बुक्ड इन द करंट ईयर। तो देखो टोटल लॉस तो 4250 ही बुक होगा, लेकिन कई बार वो पूछ लेते हैं हाउ मच योर एडिशनल लॉस इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो सर अगर एडिशनल की बात आ जाए ना तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा AS7 का सिंपल सा क्वेश्चन, जहां पे हमने इसके लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। हाँ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर की बात अगर बाकी रह जाती है हमारी, तो इसमें देखो बहुत ही सिंपल है। ये कैसे निकाला जाता है सर, देखिए यहाँ पे आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपकी कितनी लग गई 7,500 की लग गई। फिर यदि आपने अगर प्रॉफिट कमाया होता तो कॉस्ट पे आप मार्कअप चार्ज कर देते, लेकिन आपने तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं, आपको तो लॉस हो गया। और लॉस के केस के अंदर लॉस वाला अमाउंट हम यहाँ पे माइनस करेंगे। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे। सीधी सी बात है, अगर आप किसी क्लाइंट को बिल करते हो तो बिलिंग कितने अमाउंट की करोगे,
आप कॉस्ट के अंदर अपने मार्जिन जोड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है तो वही बात है सर, कॉस्ट आपकी हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा, और सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, कम, तो लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर ये देखो क्या कहता है कि प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, यानी आपकी बिलिंग जो है इतने की होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि आपको क्लाइंट को बिल कितने का बना के देना चाहिए, 7,500 माइनस 4,250, विच इज 3,250 रुपीज, करेक्ट। ये आपका नीचे दे रखा है 3,250 रुपीज, आपको इतनी बिलिंग क्लाइंट को कर देनी चाहिए। फिर देखिएगा यहां पे आपने ऑलरेडी क्लाइंट को बिलिंग कर रखी है, और ये बिलिंग कितने की हो रखी है, ये कह रहा है देखिए प्रोग्रेस पेमेंट आपका रिसीव हो चुका है 5,500 रुपए से, और आपका 1,500 का प्रोग्रेस पेमेंट, दैट मींस जो आपके बिलिंग होती रहती है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलता है तो प्रोग्रेसिव बिलिंग होती है, ऐसा नहीं कि वन शॉट के अंदर बिल बना के दे दिया। तो 1,500 रुपए आपको मिलने वाले हैं, 5,500 रुपए आपको मिल गए, तो फिर बाद में और कितने मिलने या देने हैं, तो सर इन दोनों का एडजस्टमेंट कर दीजिए। 5,500 और 1,500 दोनों का एडजस्टमेंट हम लोग कर देंगे इसके अंदर से, तो हमारे पास में जो भी अमाउंट आएगा या तो हमें कस्टमर को वापस लौटाना है या कस्टमर हमें वापस लौटाएगा। तो 3,250 रुपीज का आपको कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन कस्टमर तो बेचारा 5,500 तो आपको वैसे दे चुका है, और प्लस आप उसको 1,500 की बिलिंग भी कर चुके हो, तो वो भी अमाउंट आपने कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब आपको कस्टमर से इतना ही अमाउंट चार्ज करना है, तो आपने तो काफी सारा डेबिट एडजस्टमेंट कर दिया उसको, तो इसका मतलब अब आपको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। कितना पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, 3,750 लैक्स। तो लगभग इसके अंदर 4 चीजें पूछी गई है, 4 आपके क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ लिए गए हैं, चार पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर आपके 5 जो मार्क्स हैं वो डिवाइडेड होंगे, और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का रेफरेंस यहाँ पे देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। ये आपका मई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, मई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। सो मई 2018 का जो बी पार्ट है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा है जरा देखें, बेसिक ईपीएस, दैट मींस AS20 से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं जरा ये कैसा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2016 को कंपनी के पास में 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10-10 रुपए वाले, 5 रुपए पेड अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब सर ये तो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, ये तो आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, मतलब फुल्ली पेड अप नहीं है ना, क्योंकि कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर जो है वो 5 रुपए के ही पेड अप करवा रखे हैं कंपनी ने। फिर देखिए कंपनी कह रहा है 1 सितंबर 16 को द रिमेनिंग ₹5 वाज कॉल्ड अप एंड पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 60,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए क्या किया गया, सितंबर 1 को ये जो कॉल अमाउंट है कंपनी के द्वारा मंगा लिया गया, ठीक है ना, और ये सारा का सारा अमाउंट सब लोगों ने पे भी कर दिया, लेकिन 60,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने ये अमाउंट पे नहीं किया है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 17 was 21,96,000 after considering dividend on preference shares and dividend distribution tax on such dividend totaling to 3,40,000. So basically आपका ये जो 21,96,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट प्रेफरेंस का डिविडेंड रिड्यूस करने के बाद और उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोनों को घटाने के बाद में आया है। हालांकि आजकल तो कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो तो एलिमिनेट ही हो चुका है, इंडिया से हटा दिया गया है, तो CDDT नाम की कोई चीज आपको अब देखने को नहीं मिलेगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये अब आपका नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे होने भी वही चाहिए कि हमारे प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस वालों का क्लेम जो है ऑलरेडी माइनस हो जाना चाहिए। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रेफरेंस एडजस्टमेंट करने के बाद दिए गए हैं। तो हमें अब ये वाली लाइन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी गई है ताकि स्टूडेंट इसका कोई एडजस्टमेंट कर दे, बाकी इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। जो आपके गिवन प्रॉफिट है यही फाइनल प्रॉफिट है, दैट इज 21,96,000, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पार्टली पेड अप शेयर के ऊपर पूछा गया है और कॉल भी आपसे पूछा गया है कि कॉल भी कंपनी ने मंगा लिया है।
तो अगर अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आप स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस करेंगे ना तो स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल है। इसके लिए आपको कम से कम इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में भी ये वाला क्वेश्चन, इस वैरायटी का क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा नया हो गया एग्जामिनेशन के लिए, है ना। अगर अब आप लोग एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपका जो सैंपल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और श्योरिटी जो है वो अच्छी हो जाती है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो ये एडवाइस रहती है कि आप सब लोग इंस्टीट्यूट के कंटेंट को जरूर प्रैक्टिस करके एक बार जरूर जाएं। तो गो थ्रू कर लीजिए, लिख लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपने लोग अभी वर्बली डिस्कस कर रहे हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन करिएगा जरूर। ये चारों के चारों सेशंस जो है, सॉरी चारों के चारों क्वेश्चन पेपर जो है एक बार जरूर देख के आप एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पे ये शेयर्स जो है वो पूरे साल में पार्टली पेड अप नहीं थे, ठीक है ना। ये शेयर्स जो है वो आपके पूरे साल में पार्टली पेड अप नहीं थे। तो चलो सर, इसके कैलकुलेशन की अगर अपन बात करें तो 1 अप्रैल के बाद में कॉल जो है वो 1 सितंबर को मांगा गया है ना। चलिए, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए। देखो सर, हमारे पास में 1 अप्रैल को 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, है ना, 5 रुपीज पेड अप। फिर बाद में कंपनी ने 1 सितंबर को कॉल मांगा है और 31 मार्च को हमको पता लगाना है कि कंपनी के टोटल शेयर्स जो हैं वो कितने हैं। तो बेसिकली देखो सर, 6 लाख शेयर्स हैं। वैसे तो 10 रुपए वाले हैं ये, लेकिन 5 रुपए ही पेड अप है। तो अगर 5 रुपए पेड अप के हिसाब से इनकी वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू कितनी आ रही है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, राइट, डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप बन जाएंगे। ये आपके क्या बन जाएंगे, 10 रुपए इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप बन जाएंगे। जैसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में करते हैं ना, कि जब हमारे पास में पार्टली पेड अप शेयर होते हैं, जब हमारे पास में पार्टली पेड अप शेयर होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अंदर इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लेंगे। सिमिलरली जैसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे, वहां पे क्या होता था, WIP आपका कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन आप उसको क्या करते थे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का परसेंटेज लगाते हुए आप उसको इक्विवेलेंट फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश यूनिट में कन्वर्ट कर लेते थे। तो वहां पर अगर मैं प्रोसेस में ऐसा कर रहा था तो यहां पे भी सेम ही अप्रोच को फॉलो करते हुए मैं इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप शेयर्स निकाल लूंगा इसके। तो वो कितने आएंगे, तो सर वो आ जाएंगे आपके 3 लाख। 3 लाख आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताइए। 3 लाख आपके शेयर्स आ जाएंगे ना फुल्ली पेड अप वाले। रीजन क्या है उसका, अगर मैं ये कहूं 3 लाख शेयर 10 रुपए वाले या 6 लाख शेयर 5 रुपए वाले, बात एक ही होगी, है ना। अगर मैं ऐसे कहूं 6 लाख शेयर 5 रुपए वाले और 3 लाख शेयर 10 रुपए वाले, बात एक ही होगी, वैल्यू सेम आएगी। देखिए कैसे, देखिए 3 लाख ही वैल्यू आ रही है, 30 लाख सॉरी इनकी वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है, 30 लाख। तो वैल्यू वाइज सेम है, लेकिन सिंस ये 5 रुपए पेड अप होने की वजह से हम लोग जो ईपीएस निकालेंगे वो ईपीएस निकालेंगे इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप शेयर बेसिस के ऊपर। कौन से शेयर बेसिस के ऊपर, इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप शेयर बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, केवल शेयर्स का नंबर फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि प्रॉफिट्स तो दिया हुआ है, अर्निंग्स तो दी गई है, आपको खाली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पता लग गया तो आपका ईपीएस तो आ ही जाएगा। क्योंकि ईपीएस होता क्या है सर, ईपीएस इक्वल्स टू आपका जो भी अर्निंग है डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। अब ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैं इसके 2 तरीके बताता हूँ सर। ये 2 तरीके कौन कौन से हैं, तो सर देखो, पहला तरीका, फर्स्ट तरीके में आपको क्या करना है, आपके पास में जो 1 तारीख को, आपके पास में जो 1 तारीख को 6 लाख शेयर्स हैं, आपके पास में 1 तारीख को जो 6 लाख शेयर्स हैं, आप उसके ऊपर टाइम का वेट दीजिए। टाइम का वेट कैसे देंगे, देखिए टाइम का वेट देने के पहले आपको इसको करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट। तो इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप शेयर्स में मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन फिर आप इसके ऊपर टाइम प्रोपोर्शनेट का वेट असाइन कर दीजिए। बेसिकली 1 सितंबर को आपने कॉल मांगा,
फर्स्ट सितंबर को आपने कॉल मांगा, हाँ सर बिल्कुल फर्स्ट सितंबर को हमने कॉल मांगा, तो ये 6 लाख का आपको फर्स्ट सितंबर तक का ही टाइम वेट देना है, दैट इज अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, दैट इज 5 मंथ्स। तो ये टाइम का जो वेट हमने यहाँ पे दिया, इसके बेसिस पर इसका वेटेड एवरेज कितना आएगा, देखिए 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 बाई 12, इट कम्स टू 1,25,000, है ना। ये आपका कितना आ गया, 1,25,000 रुपए। अच्छा फिर सर पता है फर्स्ट सितंबर को क्या हुआ, फर्स्ट सितंबर को हुआ ये कि आपने 6 लाख शेयर्स के ऊपर कॉल मांगा, है ना। आपने 6 लाख शेयर्स पे कॉल मांगा, बचा हुआ 5 रुपए का, लेकिन वो सबने नहीं दिया, 60,000 शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया। तो कितने लोगों ने दिया, कैन आई से 5,40,000 लोगों ने तो आपका पूरा का पूरा कॉल जो है वो दे दिया है। कैन आई से 5,40,000 लोगों ने आपका पूरा कॉल जो है वो दे दिया है। और अब ये 5,40,000 शेयर्स वो शेयर्स हैं जो फुल्ली पेड अप हैं, दैट इज 10/10। अब इसको इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है इसको इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट ना करूं मैं, इसका रीजन सिर्फ एक ही है। इसका रीजन सर क्या है, इसका रीजन है कि अब ये फुल्ली पेड अप बन चुके हैं। अब आप इसके ऊपर रिमेनिंग टाइम वेट लगा दीजिए विच इज 7/12, है ना। तो सितंबर से लेके मार्च तक आपके कितने महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, करेक्ट, 7 महीने होते हैं। तो 7 महीने का इसके ऊपर वेट लग जाएगा। 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 12, ये आता है आपका 3,15,000। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। फिर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यहां पे जो मैं स्टेप आपके साथ में जो शेयर करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। देखिए 5,40,000 तो आपके फुल्ली पेड अप हो गए, लेकिन पता है वो जो 60,000 लोगों ने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, वो जो 60,000 लोगों ने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, ये अगेन 5 रुपए वाले ही शेयर रह गए। इनको फिर से मुझे इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर 7 मंथ्स दोस्तों, फॉर 7 मंथ्स। रीजन क्या है, 60,000 शेयर जो पुराने वाले थे वो उसके ऊपर मैंने देखो 5 महीने का ही वेट लगाया था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। मैं सोचा भाई फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, अब फुल्ली पेड अप ये हुए नहीं, तो फुल्ली पेड अप नहीं हुए तो रिमेनिंग 7 महीनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको फिर से पार्टली पेड अप वालों को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सर देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10 इंटू 7/12, ये हो गया आपका 17,500, ये हो जाएगा आपका 17,500। तो आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 125, 3,15 एंड 17,500, तो 4,57,500। तो एक तो तरीका इसका ये होता है, इस तरीके को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक होती है ये, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज, है ना। यहां पे हम लोग जो वेटेड एवरेज करते हैं वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता है। क्यूमुलेटिव बेसिस का मतलब ये कि आप जब दूसरे इशू के ऊपर जब वेट लगाते हैं तो पुराने वाले इशू का ध्यान रखते हैं, पुराने वाले ओपनिंग बैलेंस का जो है ध्यान रखते हैं। देखिए जैसे आपने 6 लाख के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 महीने तक का वेट लगाया, क्योंकि 5 महीने बाद में आपके जो शेयर्स हैं ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस 5,40,000 फुल्ली पेड अप हो चुके हैं फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ, सॉरी, है ना। एंड लेकिन आपके 60,000 शेयर जो हैं वो फिर से पार्टली पेड अप ही रह गए। अब देखिएगा, अब मैं दूसरी टेक्निक से आपको बताता हूं। सेकंड टेक्निक, आप दोनों में से एग्जाम में कोई भी टेक्निक को यूज कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं होगा। सेकंड टेक्निक में देखो सर क्या होगा, हमारे पास में सीधा सीधा 6 लाख शेयर हैं, 6 लाख शेयर आप इन्हें क्या कर लीजिए 5/10 दैट इज इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लीजिए, और ये शेयर्स आपके पूरे 12 मंथ्स के लिए रहे, ये शेयर आपके पूरे 12 मंथ्स के लिए रहे। तो देखो इसका वेटेड कितना आ जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/10 इंटू 12/12, तो ये तो हो जाएगा आपका 3 लाख, ये आपका कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो आपने शेयर्स पे कॉल मंगा लिया है, आपने शेयर्स पे कॉल मंगा लिया, तो आपके कितने शेयर्स जो हैं वो आपके 1 सितंबर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 5,40,000 शेयर्स। कितने शेयर्स, 5,40,000 शेयर्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप सब लोग, 5,40,000 शेयर जो हैं, जो आपके 5 रुपए एक्स्ट्रा जो कॉल मांगा कंपनी ने,
उन कॉल्स का पेमेंट इन लोगों ने आपका 1 सितंबर को कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन 60,000 लोगों ने नहीं किया, 60,000 वाले लोगों ने जो है वो नहीं किया। तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई, अब आप क्या करेंगे, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10 करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, और मल्टीप्लाई बाई 7/12 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो करिए, कैलकुलेशन करिए, 540 मल्टीप्लाई बाई 5/10 इंटू 7/12, ये आता है आपका 1,57,500, ठीक है ना। टोटल कर लीजिए 4,57,500 आ जाएगा। क्या सर दोनों मैच करते हैं, क्या दोनों मैच करते हैं क्या, देख लीजिए आपके सामने ही है, 4,57,500 और ये भी आपका 4,57,500, दोनों मैच कर रहा है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप आपने यहाँ पे क्या किया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना, ताकि हमें और अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ में आ जाए कि सर ये क्या हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने अलग अलग स्प्लिट किया था, 6 लाख का 5/12 ऊपर रखा था, फिर 6 लाख का 7/12 नीचे रखा, तो मैंने उसका इकट्ठा वेट लगा दिया 12/12 का, ठीक है ना। फिर बाद में जो मेरे 5,40,000 शेयर हुए हैं, ये मेरे जो 5,40,000 शेयर होल्डर हैं, इन लोगों ने 5 रुपए का कॉल तो सिर्फ सितंबर टू मार्च तक के लिए ही दिया था ना, अप्रैल से सितंबर तक तो ये 5 रुपए पेडअप थे, तो फिर सितंबर से मार्च तक करेक्ट, ये कितने पेडअप रहे, एक्स्ट्रा जो 5 रुपीज इन लोगों ने दिया, दैट इज इक्विवेलेंट, एक्स्ट्रा 5 रुपीज देकर ये लोग कितने पेडअप हो पाए। तो उसका आंसर ये है कि मैंने इस पर 5/10 क्यों किया है। इसका रीजन क्या है 5/10 यहां पे लिखने का, क्योंकि 1 सितंबर को कंपनी ने कॉल मांगा था और 5,40,000 लोगों ने 5 रुपए पर शेयर के बेसिस पे कॉल दे दिया, तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 5, इतना पैसा मेरे पास में आया होगा। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास में नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और ये 7 महीने तक रहे। अब आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी तरीका आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको इसका आंसर जो है वो बता देता हूं। ये देखिए सर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ रहे हैं, 4,57,500। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने आ रहे हैं, 4,57,500 आ रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में आप सब लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4,57,500 है, इन लोगों ने कौन से टेक्निक से किया है, इन लोगों ने देखिए सर स्टार्टिंग पे 5/12 का वेट लगाया है, बाद में इन्होंने 60,000 पे 7/12 का, और बीच में जो 5,40,000 शेयर्स हैं उनके ऊपर इसमें 7/12 का वेट लगाया है। तो सर आंसर्स को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी तरीका यूज ले सकते हैं। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आने के बाद में अर्निंग्स तो आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स करें, बीईपीएस आपका इजीली आ जाएगा और 5 मार्क्स आपके यहां पर जो है वो मटेरियलाइज हो जाते हैं, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और हो गया हमारा, आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सी, देखिए सी पॉइंट है, ये कह रहा है कि कहां से आया है ये क्वेश्चन, पेटेंट के अमोर्टाइजेशन से, दैट मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ओके, सो पेटेंट अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन भी जो था वो भी आपका एज इट इज स्टडी मटेरियल से ही आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है AS20 वाला, ये आपका क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल और आपके पास्ट प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट में होता है। सो व्हेन यू नो लर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, वहां पे आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। नेवरदलेस हम लोगों ने कर लिया है। तो सी वाला पार्ट जो है AS26 में आपका पेटेंट है, उसको आपको अमोर्टाइज करना है और इसमें चेंज इन अमोर्टाइजेशन मेथड है। देखिए, अ कंपनी एक्वायर्ड अ पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹160 lakhs फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 5 years। तो देखिए, कंपनी ने 160 लाख रुपए में पेटेंट को एक्वायर कर लिया है एंड द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द एसेट एट ₹16 lakhs पर ईयर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट। अच्छा, तो भाई कंपनी ने क्या किया, 160 लाख के पेटेंट को 5 सालों के अंदर राइट ऑफ करने की बात कर दी, ठीक है भाई। अच्छा, तो 16 lakhs पर ईयर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अंडर द पेटेंट। अच्छा, तो 16 lakhs पर ईयर ये लोग कह रहे हैं, राइट। तो यहां पर अगर ये लोग 16 lakhs पर ईयर कह रहे हैं,
तो इन लोगों ने यहाँ पे अमोर्टाइजेशन जो है वो किस प्रकार से किया है, देखो अगर अपन लोग स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं ना, 160 डिवाइडेड बाई 5 करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिस पे, तो ये आ रहा है 32। लेकिन इन लोगों ने जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो लगाया है 16 लैक्स। डेप्रिसिएशन नहीं मतलब अमोर्टाइजेशन, है ना, डेप्रिसिएशन तो टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। तो ये जो 16 लैक्स ये कह रहे हैं ना, इन लोगों ने कैसे लगाया है, बोला कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमको मिलते हैं ना प्रोडक्ट से उसके रेशियो में। तो अच्छी बात है, AS26 तो यही कहता है कि जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं उसके कंजम्पशन रेशियो में ही आपको इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करना चाहिए। तो इन लोगों ने सही किया है। आफ्टर 2 years, अब ये कह रहे हैं कि 2 साल बाद, इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years। अब इनको ऐसा लगता है कि और 5 साल तक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारा चलेगा। अच्छा, फ्रॉम देन द पेटेंट इज रिन्यूएबल, और उस समय हम पेटेंट को वापस भी रिन्यू करा लेंगे, एंड द कंपनी कैन गेट इट रिन्यूड आफ्टर 5 years। ओके, फिर बाद में 5 साल के बाद में भी वो वापस रिन्यू हो सकता है। अब आने वाले इन 5 सालों के अंदर आपके जो कैश फ्लोज हैं वो आपको कुछ बता रखे हैं, 50 लाख, 30 लाख, 60 लाख, 70 लाख और 40 लाख। सर कैश फ्लो देने का मतलब क्या हुआ? कैश फ्लो देने का मतलब हुआ कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, आपको क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इकोनॉमिक बेनिफिट का रेशियो ही तो है, ये वो इकोनॉमिक बेनिफिट का रेशियो ही तो है सर, बताइए हाँ कि ना। जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, उस इकोनॉमिक बेनिफिट का ये रेशियो ही है ना। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट का रेशियो होने की वजह से अब हम 2 साल बाद में जब इसको अमोर्टाइज करेंगे तो हम इसी रेशियो में उसको अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए सर, इसके आंसर्स पे हम चलते हैं और देख लेते हैं एक बार जरा कि किस प्रकार से इसको हम अमोर्टाइज करेंगे। तो देखो सर, 2 साल तक 16-16 लाख अमोर्टाइज करने के बाद में टोटल 160 लाख में से 32 लैक्स गए, तो 128 लैक्स हमारा बैलेंस बच गया। अब ये जो 128 लैक्स है, इस 128 लैक्स को हम आने वाले 5 सालों के कैश फ्लो के रेशियो में अमोर्टाइज कर देंगे। कौन से रेशियो में? कैश फ्लो के रेशियो के अंदर। तो हर साल आपका कितना आ रहा है सर? 5, 3, 6, 7, 4। तो यही रेशियो हो गया हमारा, 5, 3, 6, 7 और 4। तो 5, 3, 6, 7, 4 के रेशियो में आप क्या कर दीजिए, बची हुई कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स को अमोर्टाइज कर दीजिए, ठीक है ना। तो हर साल आप कितना कितना अमोर्टाइजेशन करेंगे, आपका अमोर्टाइजेशन अमाउंट इस प्रकार से आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद में चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद में चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, सेल और लीज बैक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से क्वेश्चन पूछा गया है। AS 19 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेल और लीज बैक में ये क्वेश्चन जो है वो काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को पूछता है। देखिए क्या कहता है, ए लिमिटेड सोल्ड JCB जिसका WDV जो है वो 20 लैक्स है टू बी लिमिटेड फॉर ₹24 लैक्स। तो बेसिकली ए ने बी को 20 लाख की मशीन 24 लाख रुपए में बेच दी है। अच्छा, एंड द सेम JCB वाज लीज्ड बैक, और उसको लीज बैक पे भी ले लिया गया है वापस। अच्छा, सो द लीज इज ऑपरेटिंग लीज। तो इसका मतलब सेल एंड लीज बैक का जो ट्रांजेक्शन है, इसमें जो लीज में आपको जो एसेट्स वापस मिल रहा है रोटेट होके, वो ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड इफ। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिएगा आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिला के 5 आपके पास में केस सिनारियो दिए गए हैं। तो इन 5 केस सिनारियो को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर बहुत ही सिंपल होता है ये क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 कहता है, देखो अगर आप कोई काम करते हो ना ऐसे सेल और लीज बैक वाला, उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, उसमें कुछ प्लानिंग आपकी हो सकती है, यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म उसका कुछ और ही हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सेल करते हो, डमी प्रॉफिट्स और डमी लॉस अपने अकाउंट्स के अंदर आप लेना चाहते हो। तो ऐसे कुछ मंसूबे यदि आपके इरादे रहते हैं तो उन इरादों के ऊपर पानी फेर देता है AS 19। वो कहता है कि ऐसे कुछ भी चलेगा नहीं। एक तो वो बात, एक तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो है फेयर वैल्यू। सर ये फेयर वैल्यू क्या होती है? देखो अब लेट्स से ये पेन है, अब बराबर, अब ये पेन की फेयर वैल्यू मान लो 10 रुपए है। अगर इस पेन की फेयर वैल्यू 10 रुपए है तो आप इसके लिए क्यों 15 रुपए देंगे?
अगर आप जानते ही हैं कि इस पेन का एमआरपी 10 रुपए है तो आप इसके लिए क्यों 15 रुपए देंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप इसके लिए 15 रुपीज का पेमेंट कर दें, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो है वो इसका जो फेयर वैल्यू का अमाउंट है वो उसी अमाउंट पे आप उसको खरीदना चाहेंगे, है कि नहीं? तो सर जब मैं आपको ये कहूं 10 रुपए का पेन मैंने आपको 30 रुपीज में बेच दिया, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ यार कुछ तो गलत हो रहा है, कि भाई 10 का सामान 30 में बेच कैसे दिया, 10 का सामान जो है वो आपने 30 में बेच कैसे दिया है ना? पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। इस चीज को अपन कैसे मतलब एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि 10 की चीज आपने 30 रुपीज में बेच दी, बताओ, है ना? बिल्कुल भी पॉसिबल ऐसा नहीं होता। तो दैट मीन्स ये कि ये स्टैंडर्ड यही कहता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो पहले तो बात की आपका फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। अगर वो फेयर वैल्यू पे हो रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन को फेयर वैल्यू से ऊपर करते हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन फेयर वैल्यू से नीचे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे करते हो तो दिक्कत कैसे नहीं सर? लेट्स से इस पेन का फेयर वैल्यू है, देखिएगा जरा, फेयर वैल्यू इसका 10 रुपए है, मैंने इसको 8 रुपए में बेच दिया, तो हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। हो सकता है आप मेरी दुकान पे पहली बार आए, तो चलो ठीक है 2 रुपए का मेरे को आज लॉस हुआ, लेकिन इस बात से अट्रैक्ट होकर आप मेरे पास में वापस आते रहेंगे। तो माइट भी वो हो सकता है आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग लॉस हो, लेकिन AS19 उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करता। AS19 उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करता, वो बोलता ना तो आप ऊपर बेचो ना ही नीचे बेचो, ठीक है ना? ऊपर बेचोगे तो भी मैं कुछ आपको रूल्स रेगुलेशंस बताऊंगा, और आप नीचे की साइड भी बेचोगे तो भी मैं आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताऊंगा। तो जानते हैं सर ये AS19 के रूल्स रेगुलेशन क्या है जो हमें गेन लॉस को बुक होने से बचाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये गेन लॉस को बुक होने से कैसे आप बचा पाएंगे, देखिएगा। ये कह रहा है कि हमारा WDV जो है वो 20 लाख है, ठीक है ना? WDV हर कंडीशन में हमारा 20 लैक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो सर 20 लैक्स 20 लैक्स 20 लैक्स 20 लैक्स, ये हमारा WDV है। अब सुनिएगा जरा, देखो सेल प्राइस आपका 24 लैक्स है जो कि फेयर वैल्यू के बराबर है। सेल प्राइस जो है वो आपका 24 लैक्स है, वो आपका फेयर वैल्यू के बराबर है। तो जब आपका 24 लैक्स का सेल प्राइस है तो देखिएगा जब आप लोग सेल की एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास में कितना पैसा आएगा? 24 रुपीज आएंगे। अच्छा, फिर बाद में आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? PPE जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो आपने बेच दिया है। अच्छा, कितने में बेच दिया है? 20 रुपीज वाला WDV वाला आपने 24 रुपए में बेच दिया है, तो आपका जो WDV है वही तो बुक से जाएगा। अब इसके अंदर आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इसके अंदर आपको कितने का प्रॉफिट हो गया है? 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अब इस प्रॉफिट को आपको क्या करना है? इस प्रॉफिट का स्टेटस क्या होगा? इसके दो उपाय हैं सर। या तो आप इस प्रॉफिट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या? मतलब आप इसको PNL में इमीडिएटली लेकर जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। या फिर आपको AS19 के हिसाब से इसे डेफर करना पड़ेगा, या तो आपको इसको AS19 के हिसाब से डेफर करना पड़ेगा। तो या तो यहाँ पे आपका ये प्रॉफिट हो सकता है या फिर ये चीज आपकी लॉस हो सकती है ना? तो यहीं पे हम लोग इसका कॉलमनार जो यहाँ पे टेबल बना के इसी के अंदर इसका एनालिसिस कर लेते हैं और इसके लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है? चलो, फर्स्ट केस यहाँ पे कह रहा है कि सेल जो है वो फेयर वैल्यू पे हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब सेल फेयर वैल्यू पे हो रही है तो गेन लॉस एकदम शुद्ध है, एकदम सटीक है सर, है ना? उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता। तो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको PNL में रिकॉग्नाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेफरमेंट ओवर हियर, ठीक है ना? फिर देखिए कह रहा है फेयर वैल्यू आपकी 20 लाख है लेकिन सेल प्राइस आपका 24 लाख है। फेयर वैल्यू कितने की है? 20 लाख रुपए की। सेल प्राइस कितने का है? 24 लाख रुपए का। अब देखो, अब दिक्कत वाली बात होगी। फेयर वैल्यू है जो कि 20 लाख की, और सेल आपने जो किया है वो 24 का किया है। अब ये तो ट्रांजेक्शन आपने क्या कर दिया सर? ये वाला ट्रांजेक्शन आपने क्या कर दिया? फेयर वैल्यू से ऊपर कर दिया है। ऊपर करने का मतलब कि फेयर वैल्यू तो आपकी 20 है, अब आप कैसे, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपसे 24 में इस चीज को खरीद रहा है? तो यहाँ पे जो ये आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ना, पहले तो वो कैलकुलेट कर लो कि भाई हमारे पास में पैसा कितना आया। देखिए पैसा हमारे पास में आया है 24 रुपीज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे पास में 20 का ही जाएगा, ये तो 20 फिक्स ही रहेगा, है ना? क्योंकि WDV उसका 20 है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट हमेशा 20 से होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको हो गया है 4 रुपए का प्रॉफिट। अगेन आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बोलो हाँ ना, है ना? यहाँ पे आपको फिर से
₹4 का जो है वो प्रॉफिट हो गया है। अब इस ₹4 के प्रॉफिट का क्या करें? इस ₹4 का प्रॉफिट का क्या करें? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। वो कहता है कि अगर इसकी फेयर वैल्यू ₹20 है, अगर इसकी फेयर वैल्यू ₹20 है, तो इसका मतलब आप इसको ₹24 में जो बेच रहे हो ना, और जो ₹4 आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप एक प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो फेयर वैल्यू के ऊपर पैसा दे रहा है ना। ऐसा कोई व्यक्ति बना ही नहीं है सर। जो सपोज करो अगर किसी भी चीज का आपको प्राइस पता है, तो आप क्यों भाई उस प्राइस को मतलब ओवर रूल करेंगे, उसको आप मैनिपुलेट करेंगे? उसके अंदर आपका कोई ना कोई इरादा होगा। अब इरादा ये है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना दोनों पार्टी के, वो आपस में इस प्रकार से होते हैं कि भाई आज मैंने तुमसे जो अमाउंट ज्यादा लिया, वही अमाउंट तुम मुझे कल वापस लौटा देना, वही अमाउंट तुम मुझे कल क्या करना, वापस लौटा देना, इन फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन इन लीज रेंटल। जैसे कि आज मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? ₹4 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब इस ₹4 के प्रॉफिट को AS 19 कहता है हम आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे, आपको इसे डेफर करना पड़ेगा, आपको इसे डेफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस डेफर का लॉजिक क्या हुआ, शॉर्ट में आपको बता देता हूं। सपोज करो आपको ₹4 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, बराबर। कल जब लीज रेंटल आपके लगेंगे ना, तो मान लो बाजार में आपके जो लीज रेंटल की फेयर वैल्यू है लेट से ₹10, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्ति है जिसको आपने ₹4 के प्रॉफिट पे सामान बेचा है ना, ये आपसे ज्यादा ₹4 का लीज रेंटल जो है चार्ज कर लेगा। तो ये आपसे ₹14 के लीज रेंटल चार्ज करेगा। तो जब ₹14 के आपके लीज रेंटल चार्ज होंगे, ठीक है ना, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये आज जो आपका ₹4 का गेन हो रहा है ना, आप इसको डेफर कर दो, ताकि भविष्य में लीज रेंटल आपके एकदम सही प्रॉफिट लॉस में डेबिट किए जाए। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको और अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है, तो यू कैन वॉच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के लेक्चर जो है वो अवेलेबल है हमारे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अपन लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं बाकी चीजों का। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट में है फेयर वैल्यू जो है वो 22 और सेल प्राइस है 25। सो यहां पे देखिए फेयर वैल्यू कितनी बताई गई है, 22, और सेल प्राइस जो है वो 25 है। अच्छा सर, फिर से हमने दिक्कत कर दी, फिर से फेयर वैल्यू के ऊपर बेच दिया, फिर से हमने फेयर वैल्यू के ऊपर बेच दिया। कितना फेयर वैल्यू से ऊपर बेचा? 22 से 25। कितना एक्स्ट्रा गेन हो रहा है? ₹3 का, ₹3 का, ठीक है। लेकिन सर अब आपको लग तो रहा है कि ₹3 का गेन है, लेकिन अकाउंटिंग गेन इतना नहीं है। अकाउंटिंग गेन तो WDV से कैलकुलेट होता है, तो अकाउंटिंग WDV तो 20 है, यानी 20 की चीज आपने 25 में बेची है। 20 की चीज आपने 25 में बेची है, तो आपने ₹5 का प्रॉफिट कमा लिया। इस पे कितने का प्रॉफिट कमा लिया? ₹5 का प्रॉफिट। अब ये अकाउंट्स वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं सर देखो, अगर किसी चीज की WDV 20 है और उसकी फेयर वैल्यू 22 है और उसका सेल प्राइस 25 है, तो अकाउंट्स वाले कहते हैं भैया ये जो 20 और ₹22 का जो डिफरेंस है, ये तो अच्छा ही है ना। मतलब अगर आप 20 की चीज को 22 में बेच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ₹2 का गेन आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि फेयर वैल्यू के अंदर अंदर हो रहा है ये ट्रांजेक्शन। लेकिन ओवर एंड अबव जो फेयर वैल्यू आपका ट्रांजेक्शन जा रहा है, ओवर एंड अबव आपका फेयर वैल्यू जो ट्रांजेक्शन जा रहा है, यहां पे कुछ मैनिपुलेशन का स्कोप हो सकता है। तो ₹3 को हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करवाएंगे, है ना। तो स्टेटस क्या होगा गेन का, ये जो ₹5 का गेन है ना, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। कितने कितने? ₹3 वाले और ₹2 वाले। ₹3 को तो करा देंगे हम लोग डेफर, और ₹2 को हम कर देंगे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। ठीक है ना, बात आ गई समझ में आपको? ठीक है, तो देखो ये हो गया सर शॉर्ट एनालिसिस इस चीज का। तो बेसिकली यहाँ पे आपने बेच दिया है उस चीज को ₹25 में, तो आपको कुल मिला के ₹5 का गेन हो चुका है। अब ये ₹5 का गेन कितना इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा? ₹2 के बराबर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होगा, और ₹3 के बराबर ये हो जाएगा डेफर। आगे बात समझ में? हाँ जी, क्या आपको बात समझ में आ गई? 3 केस हो गए सर हमारे, 5 में से 3 नंबर यहां तक आ चुके होंगे। और चौथा जो केस है वो कहता है फेयर वैल्यू आपकी 25 लाख है, सेल प्राइस आपका 18 लाख है। अच्छा, ये कैसा केस है सर? फेयर वैल्यू 25 लाख है और सेल प्राइस जो है वो 18 लाख। अच्छा, तो इस बार लॉस खा रहे हैं क्या? हाँ, लॉस हो रहा है इस बार। अब देखो 25 की चीज 18 में बेच दी, कोई दिक्कत नहीं है। AS 19 कहता है चलो ठीक है आपको लॉस हो गया होगा, लेकिन
अब मैं कुछ ऐसी चीज ड्राफ्ट करता हूं कि लॉस में भी क्यों बेचा। अगर ये लॉस आपने नॉर्मली बेचा है कि भाई चलो ठीक है भाई 25 रुपए की फेयर वैल्यू की चीज मैंने 18 में बेच दी, है ना, हालांकि पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। 25 की चीज 25 में बिकनी चाहिए, वो 18 में क्यों बिकी? तो AS 19 कहता है चलो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी बात AS 19 में लिख देते हैं ताकि इस चीज में अगर प्लानिंग उनकी होगी तो दिक्कत हम लोग कर देंगे। कैसे? AS 19 पता है यहाँ पे क्या कहता है? AS 19 कहता है ऐसे लॉस को, इस कंडीशन में आपको लॉस होगा क्योंकि आपकी WDV कितनी है 20 रुपीज की। चलो पहले लॉस निकाल लेते हैं। आपने 18 लाख में बेच दिया दोस्तों, तो 18 में बेच दिया 20 की चीज को, तो आपको 2 रुपए का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 2 रुपए का। अकाउंट के हिसाब से तो आपको 2 का लॉस हुआ है। अब बात यह है कि इस 2 के लॉस को, इस 2 रुपए के आपके लॉस को आपको P&L में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको इसको P&L में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 रुपए का लॉस हुआ है, ये जो आपको 2 रुपए का लॉस हुआ है, इसके लिए AS 19 कहता है कि इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोवाइडेड दैट फ्यूचर लीज रेंटल FLR, फ्यूचर लीज रेंटल आर नॉट कॉम्पनसेटेड। आप फ्यूचर में लीज रेंट को कंपनसेट नहीं कराएंगे तभी हम इसको इमीडिएट P&L में रिकॉग्नाइज कराने देंगे। अब सर अकाउंट्स वालों को क्या पता चलेगा कि हम कंपनसेट करवा रहे कि नहीं करवा रहे? सर दुनिया में फेयर वैल्यू केवल इस पेन की निकलेगी क्या? फेयर वैल्यू लीज रेंटल की नहीं निकलती। देखिए लीज रेंटल, मान लीजिए लीज रेंटल, देखिएगा मैंने आज आपको कोई चीज लॉस पे बेची, सपोज करो आप से मेरा लीज बैक का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने यदि आपको आज कोई घाटे खाकर कोई चीज आपको बेच दी है, लेट्स से यही पेन 10 रुपए का है, मैंने आपको 2 रुपए सस्ता बेच दिया, 8 में बेच दिया आपको, ठीक है ना। अब यही पेन मैं आपसे वापस किराए पे ले रहा हूं, तो पता है मैंने आपको कहा देखो देखो मैंने आपको लॉस पे बेचा था, अब आप भी मुझसे ना किराया कम लीजिए। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना जो ऑफसेट कर रहा है आपके लॉस को आने वाले फ्यूचर के अंदर, AS 19 बोलेगा नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं चलेगा आपका काम, आप इन गेन लॉस को डेफर करो, ताकि भविष्य में जब लीज रेंटल, मान लो फेयर वैल्यू ऑफ लीज रेंटल है 20 रुपीज, लेकिन वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है पता है? वो आपसे 18 रुपए ही चार्ज कर रहा है। तो ये AS 19 क्या कहता है, आप ये जो 2 रुपए का लॉस हुआ है ना, इसे कर दो डेफर। जब आप ये इसको डेफर करोगे ना, तो भविष्य में होने वाले सारे लीज रेंटल की फेयर वैल्यू 20 और 20 बराबर ही होगी, है ना। तो हो सकता है माइट भी दोस्तों, अगर आप ये पहली बार वीडियो देखते हो तो ये सारी चीजें आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो, लेकिन अगर आप हमारी रेगुलर क्लास में आते हैं तो वहां पे हम लोग इत्मीनान से इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। बट फिर भी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to give you the logics to explanations for all these particular transactions। तो यहाँ पे AS 19 कहता है कि 2 रुपए के लॉस को आप इमीडिएटली भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो और आपको डेफर भी करना पड़ सकता है, इधर और दोनों कंडीशन है। आप यहां पे 2 रुपए को इमीडिएट भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो और आपको डेफर भी करना पड़ सकता है। और आपको इमीडिएट कब रिकॉग्नाइज करना है? जब आपके फ्यूचर लीज रेंटल जो है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, फ्यूचर लीज रेंटल, ठीक है ना। अगर यहां पे कॉम्पनसेट हुए, एडजस्ट हुए, तो फ्यूचर लीज रेंटल आपके should not be compensated, should not be compensated, है ना। तो अगर ये कॉम्पनसेट नहीं होंगे तो हम 2 रुपए के लॉस को इमीडिएटली P&L में लेकर चले जाएंगे, लेकिन यदि ये हुए तो हम इसको डेफर करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे? डेफर करेंगे। सर एग्जाम में ऐसे कॉलम बना के आंसर देना है क्या? नहीं नहीं, एग्जाम के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के बताना है। मैं आपको इसका सजेस्ट आंसर दिखाता हूं कि कैसे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। एक बार नंबर समझ लेते हैं, फिर बाद में सब चीजें अच्छी हो जाएगी। अच्छा, फेयर वैल्यू 18 लाख है और सेल प्राइस है 19 लाख। ये एक स्पेशल केस बनता है दोस्तों, ये एक आपका स्पेशल केस बनता है जहां पे आपकी फेयर वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ही कम है। अब सर आपने इंपेयरमेंट के बारे में कभी सुना होगा, मान लो आपकी देखो फेयर वैल्यू जो है वो है 18 और आपने बुक में जो असेट को लाद रखा है अपने अंदर वो है 20 लाख रुपए का। मतलब सर ये तो गलत बात है ना। मतलब बाजार में किसी एसेट्स की वैल्यू 18 लाख है और आपके बुक्स के अंदर वो WDV रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर 20 लाख पे पड़ी है। पहले तो इसको सुधारो, पहले तो आप इसी को सुधारो। ये क्या कर रखा है, 2 रुपए का लॉस तो इमीडिएटली बुक करो, 2 रुपए का लॉस तो आप पहले इमीडिएटली बुक करो ताकि आपकी WDV जो है वो सही आए, आपकी जो बुक्स के अंदर वैल्यू जो है एसेट्स की वो सही आए। पहले तो ये 2 रुपए के लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है ना।
कर लेते हैं सर, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करने से होगा क्या, हमारी WDV भी 18 हो जाएगी, हमारी WDV भी 18 हो जाएगी और फेयर वैल्यू भी 18 हो जाएगी। अच्छा, हो गया सर। अब आगे बताओ, इसके बाद में हमने बेचा कितने में, देखो जरा, देखो हमने कितने में बेचा, हमने बेच दिया सर 19 लाख में। ओहो, 19 लाख में बेच दिया, 1 रुपए का गेन हो गया क्या, 1 रुपए का गेन हो गया है ना। तो यहाँ पे 18 की चीज को हमने बेच दिया 19 लाख में, तो 1 रुपए का हमको गेन हो गया। और ये गेन हम कहां पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में लेकर जाएंगे या डेफर करेंगे, बताइए। ये गेन हम प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे या डेफर करेंगे सर, सीधी बात है, देखो ना, फेयर वैल्यू कितने का है, 18 का, सेलिंग प्राइस कितने का है, 19 का, फेयर वैल्यू से ऊपर किए गए कोई भी ट्रांजैक्शन का गेन लॉस P&L में इमीडिएट नहीं जाता सर, डेफर होता है ना। तो बहुत ही स्पेशल केस होता है ये वाला, जहां पे आपका 1 रुपए का गेन जो है वो होगा डेफर, है ना, और आपका स्टार्टिंग में 2 रुपए का लॉस जो है वो आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 2 रुपए का लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करें, 1 रुपए के गेन को डेफर करें। ये हो गए सारे के सारे सॉल्यूशंस। तो चलो सर, इसका हम लोग सजेस्टेड आंसर जो है देख लेते हैं। अभी फिफ्थ वाला ही देखते हैं सबसे पहले। देखिए फिफ्थ वाले में क्या कहा गया है, ये कह रहा है सर 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, उसको तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दो और 1 लाख को क्या कर दो, डेफर कर दो। चौथे पॉइंट में क्या था, यहाँ पे आपको जो लॉस है 2 लाख रुपए का इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना था। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जामिनर जो है इस वर्ड के स्टेप मार्किंग करता है आपके। अगर किसी की स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर्स में उसको ये लाइन नहीं मिली ना, तो उसको फिर बाद में, लेट्स से कि अगर ये चौथा केस 1 नंबर का है तो 1 में से उसको आधे ही नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि उसका आंसर जो है वो सही नहीं है। अगर एक तरफा आंसर लिखेंगे, नहीं सर इसको तो इमीडिएटली P&L में ही रिकॉग्नाइज करो, कुछ लोग कहेंगे नहीं इसको तो आप डेफर ही कर दो, दोनों ही आंसर गलत है। आप उसको P&L में भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप उसे डेफर भी कर पाएंगे, प्रोवाइडेड वो बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये इफ बट्स वाला क्वेश्चन है, डिप्लोमेटिकली आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो फोर्थ वाले पॉइंट के ऊपर आप फोकस करिएगा कि एग्जाम में आपको इसको कैसे प्रेजेंट करके आना है, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट में मैंने आपको टैली करा देता हूं कि 22 लाख का सेल प्राइस था, 25 लाख, इसके अंदर आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसको आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे और बचे हुए 3 लाख को आप क्या करेंगे, डेफर करेंगे। ऐसा ही हमारा आया था। सिमिलरली फर्स्ट केस आपका सिंपल था जिसमें 4 लाख रुपए आपका इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो रहा था। सेकंड केस में भी आपका जो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो आपका डेफर्ड हो रहा था, है ना। तो ये पांचों के पांचों केस हमारे पूरे के पूरे डिस्कस हो गए। तो दिस इज हाउ योर 20 मार्क्स बाइफर्केशन इज डन ओवर हियर इन क्वेश्चन नंबर 1। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पिकअप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जाने से पहले आपको मैं हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के बारे में बता देता हूं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सब लोगों को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप सब लोगों को हमारे अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आप सब लोग इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको जी हाँ, यहाँ पे जो स्टार्ट लर्निंग है आप यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट लर्निंग क्लिक करने के बाद में यू विल फाइंड आवर कैटेगरी, है ना। यहाँ पे आपका जो सीए का जो कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगा, सीए और सीएस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट ये हमारा सेगमेंट है। इस सेगमेंट में यदि आप जाएंगे तो आपके पास में गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आ जाएगा, ठीक है। इस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद में यू कैन सी दैट वी हैव वेरियस प्लान्स, दैट इज 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, है ना। सारे के सारे प्लान जो हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर है। तो आप यहाँ पे अगर मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज धीरज 10, ये मेरा कोड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ठीक है। और आप जब जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ में शेयर करिए। ये कोड शेयर करते हैं
तो अगर आप यहाँ पे कोड अप्लाई करेंगे तो यू कैन सी, देखिए सारे के सारे जो प्लान्स है वो आपके इस कोड की वजह से डिस्काउंटेड हो जाएंगे। तो यू कैन यूज दिस कोड योर ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो ये था हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्लान। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है ना, जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस के रिगार्डिंग आप सब लोग मेरे प्रोफाइल पे विजिट करें, वहां पे आपको काफी सारे टॉपिक्स की स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।